हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज़ चला रखी है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो अपन बात करते हैं, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीएस के अंदर जो बात है ज्योग्राफी का, उसको अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी को। तो ऑलरेडी अपन ने 21 वीडियोस कवर कर लिए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस मिल जाएंगे। राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन आरएस करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो ना। तो अभी अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपन बात कर रहे थे जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, अपन पढ़ रहे थे भौगोलिक प्रदेश के अंदर। अपन ने 3 जो प्रदेश हैं उसके वो कवर कर लिए थे। और अपन ने कल स्टार्ट किया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो अपना डेजर्ट का जो पार्ट है, डेजर्ट अपन ने कंप्लीट पढ़ रहे थे। तो डेजर्ट के अंदर अपन ने जब वर्गीकरण की मैं बात करूं, तो अपन ने एक तो शुष्क प्रदेश पढ़े थे और अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़े थे, है ना। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देखते जाइए, कंटिन्यूएशन में ये सीरीज़ है ना। तो अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? गौडवाड़ प्रदेश। गौडवाड़ के अंदर अपन ने 56 की पहाड़ियाँ पढ़ी जो कि सिवाना से बालोतरा थी। फिर अपन ने क्या पढ़ा? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पढ़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे थी? जालोर में थी। सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? उसमें डोरा पर्वत थी। डोरा पर्वत था, ईसराना भाकर था, रोजा भाकर था और सूंधा पर्वत था। इस तरीके से अपन ने कल जो अपन ने टॉपिक कंप्लीट किए वो ये थे। अब अपन पढ़ते हैं गौडवाड़ प्रदेश के बाद अपन ने कौन सा वर्गीकरण किया था? घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नागौरी उच्च भूमि। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नागौरी उच्च भूमि के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए, नागौरी उच्च भूमि है कौन सी, क्या है इसके अंदर? तो नागौरी उच्च भूमि की मैं बात करूं, नागौर में स्थित, नागौर के अंदर जो अरावली से अलग जो उठावा या उच्च भूमि क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? नागौरी उच्च भूमि। इसके अंदर 3 कैटेगरी है, 3 श्रेणियां हैं। एक है मकराना श्रेणी, वहां से अपन को क्या मिलता है? आपने सुना होगा मकराना का मार्बल, तो वहां से अपन को कौन सा मिलता है? सफेद संगमरमर मिलता है। दूसरा है मांगलोद श्रेणी, वहां से अपन को प्राप्त होता है जिप्सम, प्राप्त होता है अपन को मांगलोद श्रेणी से। और तीसरा है जायल श्रेणी, जहां का जो वाटर है वहां पे क्या है? फ्लोराइड युक्त जल है। तो लिखिए इसमें, नागौरी उच्च भूमि क्या है? नागौर में स्थित अरावली से अलग उच्च भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है? नागौरी उच्च भूमि। ये तो बात हो गई इसके डेफिनेशन की, इसके बारे में। अब बात करते हैं इसकी 3 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं इसमें? 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तीन श्रेणियां स्थित है। पहली श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो वो है अपनी मकराना श्रेणी। और मकराना श्रेणी से अपन को क्या मिलता है? ये तो आप सबको पता ही रहता है यूजुअली, सफ़ेद मार्बल या सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? सफ़ेद संगमरमर। दूसरे की मैं बात करूं तो कौन सा है? मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी से मैंने भी आपको बताया क्या मिलता है आपको? जिप्सम मिलता है। थर्ड की बात करें तो कौन सी है? जायल श्रेणी। जायल श्रेणी से आपको क्या मिलता है? वहां के पानी में क्या है? फ्लोराइड युक्त जल है। फ्लोराइड युक्त जल और फ्लोराइड युक्त जल। कल मैंने आपको मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था तब मैंने बताया था कि कुबड़ पट्टी है ना, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉच बेल्ट,
वो इस जायल श्रेणी के अंदर ही आता है। कूबड़ पट्टी क्या बताया था मैंने आपको? कूबड़ पट्टी का मतलब यह होता है वह इलाका जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाता है, वहाँ के जो लोग उसको पानी को पीते हैं वहाँ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो जो एक कमर है वो इस तरीके से झुक जाती है ना, बहुत ही कम एज पे। ठीक है, तो उनको किसका सहारा लेना पड़ जाता है? लकड़ी का सहारा लेना पड़ जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है किसके अंदर? कूबड़ पट्टी जो इलाके हैं, तो इसलिए उसको नाम क्या बोलते हैं? कूबड़ पट्टी। एक नाम है बांका पट्टी। बांका का भी मतलब होता है, राजस्थान में बोलते हैं बांका हुआ, झुका हुआ, या फिर हॉच बेल्ट। तो लिखिए इधर, जायल्स। ये बात अपन कर रहे थे कूबड़ पट्टी की। एक मिनट रुकिए, तो लिखिए कूबड़ पट्टी बांका पट्टी, या फिर क्या बोला जाता है इसको? हॉच बेल्ट। तो तीनों एक ही चीज़ है। क्या होता है यहाँ पे? ये नागौर से अजमेर के बीच का क्षेत्र है। नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त पट्टी। ठीक है ना? तो समझ में आ गया क्या होता है कूबड़ पट्टी, बांका पट्टी और हॉच बेल्ट। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लाठी सीरीज कि लाठी सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लाठी सीरीज की, तो लाठी सीरीज क्या है? जैसलमेर से लेके पोखरण, जैसलमेर में पोखरण है एक जगह जहाँ पे जो अपना शक्ति परीक्षण टेस्ट हुआ था पोखरण। आपने जैसलमेर की जो मूवी भी बनी थी परमाणु, तो वो जगह कौन सी है? पोखरण है ना, एकदम बॉर्डर पे है, बीएसएफ की यूनिट वगैरह भी है काफ़ी वहाँ पोखरण में। तो जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़, जैसलमेर में एक जगह है मोहनगढ़ के मध्य स्थित 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी है। जमीन के अंदर क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है, जहां पर क्या कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है, और उसको क्या बोला जाता है? लाठी सीरीज। तो बात समझ में आई लाठी सीरीज क्या है? तो लिखिए जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जमीन के अंदर है ना, जल पट्टी है। जल पट्टी जहां कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास। आपको घासों में पढ़ाया था वनस्पति में, सेवण घास। तो सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास मिलेगी आपको? सेवण घास मिलेगी इस सीरीज में। तो ये बात हो गई किसकी? लाठी सीरीज की बात हो गई। लिख लीजिए
शेखावटी प्रदेश मैंने आपको बता ही दिया था, शेखावटी प्रदेश में कुछ नहीं है, वही अपना एक टॉपिक होता है जोहर। शेखावटी प्रदेश ये सिक्कर झुंझुनू वाला इलाका, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया है। अब कुछ कुछ इंडिपेंडेंट जो नाम हैं वो एक बार बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं चांदन नल कूप की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? चांदन नल कूप की। तो चांदन नल कूप क्या होता है? जैसलमेर के एक गांव है चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप, जिससे आसपास के क्षेत्र में क्या की जाती है? जल आपूर्ति की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? जल आपूर्ति, इसलिए इसका नाम क्या है? चांदन नलकूप। और इसी नलकूप का मतलब होता है एक तरीके से आपका जैसे अपन बोलते हैं ना नल क्या बोलते हैं, जहाँ से आप वाटर की सप्लाई वगैरह होती है उस तरीके से, है ना। तो वो हो गया आपका चांदन नलकूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, और इसी चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जैसलमेर में स्थित है आपका चांदन नलकूप। तो लिखिए इसमें जैसलमेर के चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप, जिससे आसपास के क्षेत्र में जल आपूर्ति होती है। क्या कहलाता है? चांदन नलकूप। अब इसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। इसको क्या भी कहा जाता है आपका? थार का घड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल थार के रेगिस्तान में है, तो ऑब्वियस सी बात इसको क्या कहा जाएगा? थार का रेगिस्तान। आगे चलते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट, आंकल गांव जीवाश्म पार्क। कौन सा? जीवाश्म पार्क। मैंने आपको बताया था आंकल गांव। तो आंकल गांव कहाँ पे है? जैसलमेर में है दोस्तों, ये आपका आंकल गांव, जहाँ पे क्या है? जीवाश्म पार्क। आपको फॉसिल पार्क है। वहाँ पे आपको जो जुरेसिक काल की जो प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं इसी गांव में। मैंने बताया था क्या क्यों मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था कुछ 200-250 मिलियन वर्ष पहले। तो लिखिए इसमें जैसलमेर के आंकल गांव में स्थित जीवाश्म पार्क, जहां जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं आपको? आंकल गांव, जो कि है जैसलमेर में, ठीक है। कौन से काल की है? जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति। ये बात हो गई अपने आंकल गांव की। फिर है अपना नेक्स्ट एक और लिखवाया था अपन ने, कुलधरा ग्राम, ठीक है।
ये कहाँ पे है? ये भी अगेन जैसलमेर में ही है दोस्तों। जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा ग्राम से डायनासोर, कौन से? डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष मिले। तो अगर कोई पूछा जाए डायनासोर या व्हेल मछली के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आपको कुलधरा ग्राम से। और पूछे जाए वनस्पति के कहाँ से मिले हैं, तो आकल गांव जीवाश्म पार्क से। तो लिखिए इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो अपना राजस्थान है, यहाँ पे कोई ज़माने में क्या हुआ करते थे, डायनासोर और व्हेल मछली भी हुआ करती थी। जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से डायनासोर या व्हेल मछली, व्हेल फिश के अवशेष या रेसिड्यू मिले हैं। ये बात हो गई किसके? कुलधरा ग्राम की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक है मावट। आपने सुना होगा मावट, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, उनकी बात कर रहे हैं। मावट। अब मावट क्या होता है? मावट क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि सर्दी में, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ, जो आपका वेस्टर्न से जो विक्षोभ आता है, हवाएं आती है, उसकी वजह से क्या होती है, वर्षा होती है सर्दी के मौसम में। तो उसको क्या बोला जाता है? मावट बोला जाता है। और ये जो ड्रॉप्स होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना होके मतलब कि लिमिटेड मात्रा में होती है शीत ऋतु में, और ये जो फसल होती है शीत ऋतु, अपनी शीत ऋतु की जितनी भी फसलें हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक या फिर एक बहुत ही अवतार के रूप में इनको माना जाता है। इसलिए इनका नाम होता है, आपको गोल्डन ड्रॉप्स भी इनका नाम इनको कहा जाता है। तो इसमें लिखिए भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट, या फिर इनको क्या बोला जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। क्योंकि एक वरदान साबित होती है फसलों के लिए आपकी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है जब कटाई के वक्त, तब तो आपको पता ही है बहुत ही जब मान लो फरवरी मार्च में कि जो महीने में बरसात हो जाती है ज़्यादा, तब तो फसल को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यह पहले होती है काफ़ी और बहुत ही लिमिटेड होती है, तो इसलिए इनको गोल्डन ड्रॉप्स हो कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया मावट। अब मावट के बाद है आपकी एक टर्म है पुरवैया। पुरवैया, ये टर्मिनोलॉजी आपके मूवीज़ के सॉन्ग में भी काफ़ी यूज़ होती थी पहले, पुरवैया। अब बात करते हैं पुरवैया होती क्या है। ठीक है, तो पुरवैयों की अगर मैं बात करूं, जो अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवनों को क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी जो बंगाल की खाड़ी शाखा से जो आने वाली पुरवैया हैं, बंगाल की खाड़ी वाली है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान में लोकल में कई जगह क्या कहा जाता है? पुरवैया। तो लिखिए इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवन क्या कहलाती है? पुरवैया आपकी कहलाती है। एक टर्म होगी पुरवैया। लिख लीजिए
अब बात करते हैं लू की। लू तो सबको पता ही है, लू का क्या है, लू तो सबको पता ही है, जो अपनी गर्म जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें थार के मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, लू है। स्थानीय, इनको स्थानीय गर्म हवाएं भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लू आपको पूरे इंडिया में मिलेगी। लू सिर्फ आपको थार के मरुस्थल, मतलब जो राजस्थान का इलाका है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, लू स्पेशली अपने थार के मरुस्थल और राजस्थान में ही पाई जाती है। तो लिखिए ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है, आपकी हवा है ना, ये बा नहीं है, हवा क्या कहलाती है, लू। ब्रैकेट में लिख लीजिए स्थानीय गर्म पवन। ठीक है, तो ये बात हो गई लू की। अब लास्ट टर्म है अपना भभूलिया। ये भी आपने जो लोकल गांव के हैं उन्होंने सुना होगा, है ना, या फिर इवन कोई भी सुन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, गांव के हैं तो मतलब आपको नाम पता होगा भभूलिया। अपन बोलते हैं ना कि भभूलिया आ गया, है ना। भभूलिया क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, जहाँ खुला मैदान टाइप होता है तो वहाँ पे एक बवंडर टाइप का सा आता है ना, एक छोटा सा, या फिर इवन सिटीज़ में भी आता है। सिटीज़ में तो क्या होता है, मकान होते हैं इसलिए वो रुक बंद हो जाता है, ज़्यादा नहीं चलता। इस तरीके से उठा हुआ एक भभूलिया आता है ना चारों तरफ। बचपन में अपन पता नहीं क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको नाम देते थे, है ना। तो इसमें ये इसी को बोलते हैं भभूलिया। ये कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादातर आता है। तो आकाश आने वाला वायु का चक्रवात को क्या बोलते हैं, भभूलिया। अब ये डेवलप कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सपोज ये यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, खुला मैदान है। इस खुले मैदान पे जब भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ के अगर प्रेशर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रेशर कैसा क्रिएट होता है, निम्न वायु दाब या फिर लो प्रेशर, निम्न वायु दाब क्रिएट होगा। निम्न वायु दाब या फिर और एंड हाई टेम्परेचर, इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए, या फिर उच्च तापमान, निम्न वायु दाब एंड हाई टेम्परेचर। तो जब भी ये इस तरीके का क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, आसपास की जितनी भी जो क्या करेगा, जो आसपास की जो हाई प्रेशर की विंड्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो सारी इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी, और यहाँ पे क्या होता है, एक केंद्र बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है। और वो जब हवाएं चारों तरफ से आती है तो ये फिर वो किस तरह से निकलती है, इस तरीके से होती हुई वो आपका एक चक्रवात का फॉर्म ले लेती है, और इसे ही क्या बोला जाता है, भभूलिया बोला जाता है। ठीक है, और कब होता है, जब सूरज होएगा, ऑब्वियस सी बात है तभी होगा। जब गर्मी पड़ेगी तो दिन में ये आपका सूरज चमक रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे केंद्र बोलते हैं इसका, कि ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये तो केंद्र हो गया, ये जब 90 डिग्री, और हाँ जब सूरज जब अपना 12 से 2-2:30 बजे के बीच में जब सूरज एकदम ऊपर आ जाता है तभी हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, तो ये एकदम 90 डिग्री आ जाता है ना। तो और जो ये सबसे हाईएस्ट वाला जो सर्किल बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ये इसकी परिधि है, हाईएस्ट परिधि मतलब रेडियस, एक तरीके से रेडियस डायमीटर। और यहाँ का जो प्रेशर होता है वो कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है उच्च दाब होगा। यहाँ पे कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, या फिर लिख लीजिए उच्च वायु दाब। ठीक है, और यहाँ पे जो हवाएं धाराएं बनती है ये इस तरीके से, इन हवाओं को या धाराओं को बोला जाता है संवहनीय धाराएं। क्या बोला गया, संवहनीय धाराएं। ठीक है, तो समझ में आया।
ये यहाँ पे केंद्र बना और निम्न वायु दाब और हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आसपास की जो हाई प्रेशर और उच्च वायु दाब की जो धाराएं उनको अट्रैक्ट किया, इस तरीके से जो चक्रवात बना उसको क्या बोला गया, भभूलिया बोला गया। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए और इसकी यहाँ पे साइड में डेफिनेशन लिख लीजिए। खेतों में, जो गाँवों में खेत वगैरह होता है, वहाँ आप सिटी में तो क्या होता है ना कि इस तरीके का लो प्रेशर क्रिएट होना में बहुत वो होता है, और बीच बीच में क्या होता है मकान वगैरह आ जाते हैं, इसलिए बहुत ही कम बनता है। लेकिन आपको गांव वगैरह में बहुत सारे देखने को आराम से मिल जाते हैं गर्मी की मौसम में। आने वाला आकस्मिक आने वाला वायु का चक्रवात क्या कहलाता है, भभूलिया। लिख लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी वो कंप्लीट हो गई है अपनी थोड़ी सी अलग अलग जो पश्चिम मरुस्थल से रिलेटेड और कोई टर्म्स हैं और कोई चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है पलाया झील, और नाम मिलेगा आपको टॉड झील, और नाम मिलेगा रन मिलेगा, या फिर आपको टाट भी बोला जाता है इन्हें, और या फिर इनको क्या बोला जाता है, खड़ीन। व्हाट वी से, खड़ीन। अब बात करते हैं पलाया झील क्या होती है, टॉट झील क्या होती है, रन टाट या खड़ीन क्या होता है। तो इधर देखिए, आप एक बार ध्यान से सुनिए। रेगिस्तान में मैंने आपको बताया बहुत सारे क्या बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, मिट्टी के पहाड़ बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बालू का स्तूप। ठीक है, अब क्या होगा, ये दो बालू का स्तूप बने, इसके बीच में ये क्षेत्र क्या होगा, निम्न भूमि क्षेत्र हो गया, मतलब ये निचला क्षेत्र है। तो जब भी बरसात होगी तो बरसात होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे एक अस्थाई मतलब टेम्परेरी झील का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात होगा, है ना। तो इस जो टेम्परेरी झील बनी है कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पलाया झील। अगर मैं बात करूँ ये कैसी झील होगी, एक प्रकार की अस्थायी झील होगी। अब यहाँ पे पानी मीठा जल होगा या फिर नमकीन जल होगा। अब बात करें जो बालू है, बालू में क्या होता है, लवण की मात्रा अधिक होती है। लवण का मतलब होता है नमक, तो यहाँ का जो पानी होगा वो नमकीन झील होगी। अब जब यहाँ पे बरसात के बाद झील बनेगी तो यहाँ पे क्षेत्र सूखा रहेगा, थोड़ा दलदली हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैसा हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। और इसके अंदर अगर खेती कर ली जाए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, खड़ीन बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वर्षा हुई, इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा, वर्षा। ठीक है, वर्षा के बाद जो अस्थायी झील का निर्माण हुआ उसे क्या बोला गया, पलाया झील। ठीक है, सारे टर्म एक साथ क्लियर हो रहे हैं। अस्थायी झील को क्या बोला गया, पलाया झील, ये बात हो गई। ठीक है, और इसी झील में का पानी नमकीन होगा तो उस नमकीन पानी या नमकीन झील को क्या बोल दिया जाएगा, टॉड झील। क्या बोल दिया जाएगा, टॉड झील या जो नमकीन झील है। ठीक है, इस दलदली क्षेत्र, यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होगा, इस दलदली क्षेत्र का क्या नाम दे दिया जाएगा, रन या टाट, दलदली क्षेत्र। ठीक है, और इसी क्षेत्र में अगर कृषि कर ली जाए तो उसे क्या कह दिया जाएगा, खड़ीन कह दिया जाएगा। तो ये जो चारों टर्म हैं ये आपकी क्लियर हुई होगी। पानी का दो बालू का स्तूप के बीच में जो बरसात की वजह से पानी का झील बन जाती है, अस्थायी झील, वो पलाया कहलाई। जो पानी वैसे वहाँ का पानी कैसा होगा, नमकीन झील होगी, इसलिए उसका नाम पड़ा टॉड झील। और दलदली क्षेत्र जो बना उसको क्या बोला गया, रन या टाट। और अगर इसी झील या फिर इसी एरिया में खेती कर ली जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, खड़ीन कहा जाएगा। तो ये इतना लिख लीजिए आप।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप एक एक चीज़ें। ये क्या है, बालू का स्तूप है ना, मिट्टी के पहाड़ या मिट्टी के ढेर। एक एक चीज़ें ढंग से समझते जाइए, क्लियर करते जाइए। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं, लिखिए दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा जल एकत्र होने से बनी अस्थायी झील क्या कहलाती है आपकी, पलाया झील। क्या कहलाएगी, इस तरीके से लिख लीजिए, पलाया झील। ठीक है, ये बात हो गई। नमकीन झील को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, टॉड झील। नमकीन झील को क्या कहेंगे आपका, टॉड झील। ठीक है, दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, रन या टॉट। रन भी मिलता है कई जगह, टॉट भी मिलता है, दलदली। ठीक है, और उसमें की जाने वाली खेती, इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, खड़ीन कहलाती है। तो लिखिए उसमें की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछ ले ये जो सारा मामला है ये कौन से इलाके में मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, पश्चिमी मरुस्थलीय स्थित, वहाँ पे मिल रहा है। और कहाँ मिलेंगी ये सब चीज़ें, आपको राजस्थान में पाई जाएंगी। राजस्थान में पूछ लिया जाए, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएंगी, या फिर कोई कहे पश्चिमी राजस्थान में कहाँ, तो कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में ये अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है, लिखिए जैसलमेर में, ये जो जैसलमेर का जो इलाका है यहाँ पे प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहते थे, एक प्रकार के पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। ये आप हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते होंगे, कौन से ब्राह्मण रहते थे, पालीवाल। और जो आपका पाली वाला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ भी आपको पालीवाल ब्राह्मण मिलते थे। तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि, विशेष प्रकार की कृषि भी क्या कहलाती है आपकी, खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। विशेष प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपके जो हिस्ट्री का पॉइंट था वो भी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको फटाफट।
अब आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं राजस्थान में मरुस्थल का प्रकार। कितने प्रकार के राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं? तो और 3 प्रकार के मरुस्थल हैं अपने राजस्थान में। उसका नाम है हम्मादा। मैंने आपको जो वर्गीकरण कहा था तब भी वहाँ एक लिखवाया था, मैंने कहा था हम्मादा बताऊंगा। हम्मादा है, एक है आपका रैग, और तीसरा है आपका इर्ग। व्हाट इज इर्ग? तो क्या है तीनों के बारे में बात करते हैं अपन। हम्मादा की मैं बात करूं तो जो पथरीला या चट्टानी जो मरुस्थल है, पथरीला या चट्टानी जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल कहलाता है? हम्मादा। ठीक है। जो मिश्रित मरुस्थल है ना, मतलब मिश्रित है, वहाँ पे आपको चट्टान भी मिलेंगी, मिट्टी भी मिलेगी, तो वो क्या कहलाता है आपको, मतलब बालू, वो क्या कहलाता है? रैग। और तीसरा इर्ग, जो संपूर्ण मरुस्थल या फिर जो अपना महान मरुस्थल है वो क्या है? इर्ग कहलाता है। तो लिखिए, इसमें समझ में आ गया होगा। पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, फिर है अपना रैग, क्या है? मिश्रित मरुस्थल, और इर्ग क्या है अपना? संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल। ठीक है, ये बात हो गई किसके? अपने राजस्थान के मरुस्थल के प्रकार की। ठीक है, तो लिख लीजिए। अब बस अपन लास्ट कंप्लीशन पे आ गए हैं अपने। ठीक है, तो लिख लिया आपने ये सब। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राजस्थान में जो बालू का स्तूप मिलते हैं उनके अपन कुछ प्रकार की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, राजस्थान में बालू का स्तूप के प्रकार, और पहली हेडिंग डालिए इसके अंदर। पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और इसको क्या क्या बोला जाता है? रेखीय सीफ भी कई जगह नाम मिलेगा, और अलब। ठीक है, रेखीय, सीफ, और क्या नाम है आपका? अलब। तो ये टॉपिक है आपका फर्स्ट है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी बात करते हैं क्या होता है ये। अब देखिए, डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। ये आपका एक बालू का स्तूप था। ठीक है, अब रेगिस्तान में क्या चलती रहती है? पवनें चलती रहती है, बहुत आंधियां चलती रहती है बहुत तेजी से। तो पवन की जब दिशा इधर थी तो यह क्या होता है? ये उड़ के, है ना, आप देखते होंगे कि अलग अलग बालू का स्तूप बनते रहते हैं। एक पहाड़ उठ के, पूरा का पूरा पहाड़ उठ के कहीं चल जाता है। ये बालू का स्तूप पवन की दिशा के समांतर, उसी की डायरेक्शन में पैरेलली उठ के इस तरीके से चल गया। सपोज इस तरीके से चल गया, तो जो दूसरे नए बालू का स्तूप का निर्माण हुआ उसे क्या बोला गया? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। या फिर ये किसके समांतर बनते हैं और अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप हैं। तो ये होते हैं आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, तो लिखिए, इसमें डायग्राम बना लीजिए, फिर लिखिए। पवन की दिशा के समांतर
पवन की दिशा के समांतर पैरेलली या फिर अनुदिश, अनुदिश का मतलब तो उसी डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन, अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं आपके? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ठीक है, ये बात होगी किसके? अनुदैर्घ्य। कहाँ मिलेंगे लिखिए इसमें फिर आगे। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सबसे ऊंचे, अगर इनकी हाइट वाइज मैं बात करूं तो राजस्थान में जो सबसे ऊंचे जो बालू का स्तूप का निर्माण होते हैं वो कौन से होते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं जो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? जैसलमेर में, बाड़मेर में, पश्चिमी जोधपुर में, जोधपुर का भी पश्चिम वाला हिस्सा वो रेगिस्तानी ही है एक तरीके का, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर आदि में पाए जाते हैं आपके कौन से? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कौन सी? पवन की जो दिशा होती है, विंड की जो डायरेक्शन होती है, उसके पैरेलली जो बालू का स्तूप है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पवन की दिशा या फिर अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो लिख लीजिए इतना। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोज़, फ्री कंटेंट आपको घर बैठे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।